हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 5। हम पढ़ रहे थे डिजास्टर, जिसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये 4th पार्ट है एंड आई होप ये इस पार्ट में ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लें एक्सरसाइजेस के साथ। एंड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है इसमें कुछ केस स्टडीज हम पढ़ेंगे। हमने सारे डिजास्टर्स के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, नेचुरल भी पढ़े थे हमने थोड़े से, और कुछ डिजास्टर्स पढ़े थे हमने मैन मेड जो होते हैं। उसके बाद हमने प्रिपेयर्डनेस पढ़ी थी कि हम इमरजेंसी किट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर जो विक्टिम्स होते हैं, क्योंकि हेल्प पहुंचने में, जब कहीं भी डिजास्टर आता है किसी भी तरह का, तो हेल्प पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो उससे पहले हमें खुद ही अपने आप फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है, विक्टिम जो भी होता है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ कैसे करनी चाहिए, वो सब हमने देखा था। आई होप आप सभी को डिजास्टर्स वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं सम केस स्टडीज। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो अब इस केस स्टडीज में हमें सबसे पहले पढ़ना है फ्लड्स इन असम। असम में फ्लड्स आए थे, ठीक है, बाढ़ आई थी। तो उसमें वो क्या हुआ था वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टेट ऑफ आसाम इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एक्सपीरियंसेस सीवियर फ्लड्स फ्रॉम जून टू अक्टूबर एवरी ईयर। आसाम जो हमारा स्टेट है उसके नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, आसाम जो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पड़ता है, तो उसमें जून से अक्टूबर के बीच में हर साल सीवियर फ्लड्स आता ही आता है, अक्सर, ज़्यादातर। ठीक है, और बहुत बुरा वाला फ्लड आता है, सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। द फ्लड्स आर कॉज्ड मेनली बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र विच फ्लोज थ्रू ऑलमोस्ट द एंटायर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ द स्टेट। ये जो फ्लड आता है असम में जून टू अक्टूबर के बीच में हर साल, वो मेनली रिवर ब्रह्मपुत्र की वजह से आता है। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो पूरे स्टेट के ईस्ट वेस्ट तक पूरे में फ्लो करती है, तो इसी वजह से ये फ्लड आता है। कॉजेज क्या है कि फ्लड क्यों आता है? द मेन रीजंस फॉर द सीवियरिटी ऑफ फ्लड्स इन असम आर एज फॉलोज। इसके मेन कॉज रीजंस क्या हैं, किस वजह से असम में इतना भयंकर फ्लड आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका फर्स्ट रीजन है द ब्रह्मपुत्र इज प्रोन टू फ्लडिंग बिकॉज ऑफ द शीर वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इट कैरीज। ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से फ्लडिंग होती है क्योंकि इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है वाटर का। इट इज़ वन ऑफ द माइटीएस्ट रिवर्स इन दी वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में से एक माइटीएस्ट रिवर है। इट इज़ फेड बाय स्नो मेल्ट फ्रॉम द हिमालयाज वेयर इट हैज़ इट सोर्स एंड द हैवी रेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया विच इज़ वन ऑफ द रेनियस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें जो पानी भर जाता है ज़्यादा, वो किस वजह से भर जाता है? हिमालयाज में जो स्नो मेल्ट हो जाती है वो, ठीक है, जहाँ से इसका सोर्स है उसकी वजह से ब्रह्मपुत्र में जो पानी आता है वो हिमालयाज की स्नो मेल्ट होने से आता है। और जो हैवी रेन्स होती है ना नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, उसकी वजह से ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो फ्लडिंग का कारण मानी जाती है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है वो वन ऑफ द रेनियस्ट रीजन है वर्ल्ड का। कौन सा रीजन? नॉर्थ ईस्टर्न। इन एडिशन इसके साथ साथ इट हैज़ मोर देन 40 ट्रिब्यूटरीज विच एड टू इट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर। और ब्रह्मपुत्र रिवर की 40 ट्रिब्यूटरीज हैं, उससे भी ज़्यादा हैं बल्कि। तो 40 ट्रिब्यूटरीज होने की वजह से उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो पहला रीज़न ये है फॉर सीवियरिटी ऑफ फ्लड्स। सेकेंड रीजन क्या है? असम में द ब्रह्मपुत्र फ्लोज थ्रू अ लॉन्ग नैरो स्टीपली स्लोपिंग वैली। ब्रह्मपुत्र जो फ्लो करती है वो एक बहुत लंबी नैरो स्लोपिंग वैली से फ्लो करती है। द रिवर विद इट्स ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग डाउन स्लोप इजीली इरोड्स अवे द सॉफ्ट लूज सॉइल अलोंग इट्स बैक। अब ये जो रिवर है जिसमें इतना सारा ह्यूज वॉल्यूम है वाटर का, वो फ्लो करता है डाउन स्लोप, इजीली फ्लो करता है, और वो अपने साथ साथ फ्लो करते करते वहाँ की सॉइल को सॉफ्ट कर देता है, इरोड कर देता है, सॉइल इरोजन हो जाता है वहाँ पर उसके किनारों पर। हैंस इट कैरीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट। इसलिए वो जो ब्रह्मपुत्र का पानी आता है ना वैली से, जो होता हुआ गुजरता है, फ्लो करता है, तो वो अपने साथ साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को ले जाता है, बहुत सारे रेत, कंकड़, पत्थर, छोटे छोटी चीज़ें को, पार्टिकल्स को ले जाता है अपने साथ। सम ऑफ द सेडिमेंट इज डिपोजिटेड ऑन द बेड मेकिंग द रिवर शैलो एंड मोर प्रोन टू फ्लडिंग। तो ये जो सेडिमेंट वो रिवर अपने साथ ले जाती है ना, उसकी वजह से क्या होता है, वो रिवर जो है, जो नदी है, वो कम गहरी हो जाती है, शैलो हो जाती है, ठीक है, और फ्लडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे ये ग्लास है आपके पास, मान लीजिए, अब पहले तो आपने पूरा एक गिलास पानी भरा, ठीक है, अब मैंने वो ग्लास खाली किया और मैंने इसमें पहले रेत भर दिया थोड़ा सा, ठीक है, तो वो फ्लड ही तो हो जाएगा एक तरीके से, पानी ओवरफ्लो नहीं हो जाएगा। एक गिलास तो पूरा नहीं भर सकते ना आप, वो शैलो हो गया। इसी चीज़ की ऐसे ही ये आपको रिवर का बताया हुआ है। माउंट्स ऑफ डिपोजिटेड सेडिमेंट फ्रॉम आइलैंड्स इन द मिडल ऑफ द रिवर कॉजिंग द वाटर टू डिवाइड इनटू सेवरल चैनल्स एंड फ्लो एज अ ब्रेडेड रिवर।
जो डिपोजिटेड सेडिमेंट्स के ना पहाड़ से बन जाते हैं, छोटे छोटे आइलैंड से बन जाते हैं रिवर के मिडिल में, बीच में, और जिससे वाटर जो है वो सेवरल चैनल्स में ऐसे इधर उधर डिवाइड सा हो जाता है और फ्लो करता है एक ब्रेडेड रिवर के रूप में। एज सम आइलैंड्स आर वॉश्ड अवे एंड न्यू वंस आर फॉर्म्ड। अब क्या होता है, कभी कभी कुछ आइलैंड्स जो छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाते हैं उस डिपोजिशन की वजह से, तो वो आइलैंड्स वॉश अवे हो जाते हैं, यानी कि वहाँ से हट जाते हैं और नए बन जाते हैं। दी चैनल्स चेंज कोर्स फ्रीक्वेंटली, तो नए बन रहे हैं, मतलब यहाँ से तो हट गया और दूसरी तरफ बन गया वो आइलैंड। ओके, तो वो दूसरी तरफ बनने की वजह से क्या होगा, उसका रूट चेंज हो गया। यानी कि जैसे ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, कोई भी रिवर है, पहले तो डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड से बन गए इसमें। अब ये वाले तो हट गए मान लीजिए, ठीक है, फिर वो बन गया एक यहाँ पे, तो इसका रिवर का सोर्स भी तो, वो चैनल भी तो चेंज हो गया ना, इसका रूट अब कहीं और जाएगी, इरोडिंग दी बैंक्स एंड कॉजिंग फ्लड्स। और उसके जो किनारा होता है ना, बैंक की वो वाला बैंक नहीं जिसमें आप पैसे बचा के रखते हो अपने, नहीं, सेविंग्स वाला बैंक नहीं है ये, है आपका जो किनारा होता है नदी का, किसी भी रिवर का जो किनारे होते हैं उसे भी बैंक बोलते हैं। तो वो बैंक जो है वहाँ से इरोड हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है, जिससे बाढ़ होने के चांसेस, फ्लड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये देखिए, अ विलेज कट ऑफ बाय फ्लड वाटर्स फ्रॉम दी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के पानी में आने, ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आने की वजह से विलेज में देखिए क्या हाल हुआ है ना। नेक्स्ट रीजन क्या है, द ब्रह्मपुत्र वैली इन असम इज बॉर्डर्ड बाय हिल्स। असम में जो ब्रह्मपुत्र वैली है, घाटी है, उसके चारों तरफ हिल्स हैं, पहाड़ हैं। द रिवर्स फ्लोइंग टू द ब्रह्मपुत्र फ्रॉम दीज हिल्स हैव फ्रीक्वेंट फ्लैश फ्लड्स विच में कॉज द मेन रिवर टू फ्लड एज वेल। तो रिवर्स जो रिवर्स ब्रह्मपुत्र में आती हैं, इन हिल्स से होती हुई आती हैं और उनमें कभी कभी फ्लैश फ्लड्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेन रिवर जो होती है उसमें भी फ्लड आ जाता है। इरोजन ऑफ द रिवर बैंक्स हैज बीन इंक्रीज बाय डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूमरस हाउसेज, रोड्स, रेलवेज एंड ब्रिजेस। रिवर बैंक्स का इरोजन हुआ है ह्यूमंस की वजह से भी, क्योंकि ह्यूमंस क्या करते हैं, वो डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज कर देते हैं, पेड़ ज़्यादा काटते हैं, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स बना देते हैं, रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस बना देते हैं, तो रिवर बैंक का इरोजन हो जाता है, जिससे फ्लड्स आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये मेन 4 रीजन्स थे जिसकी वजह से आसाम में ज़्यादा फ्लड आता है। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, अब हम ये पढ़ते हैं। द फ्लड्स इन आसाम कॉज ह्यूज लॉसेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ग्रेटली अफेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ द एग्रीकल्चरल कम्युनिटी। जो आसाम में फ्लड आते हैं उसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है और बहुत ज़्यादा जो बुरा प्रभाव पड़ता है वो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी की लाइवलीहुड पर पड़ता है, उनकी ज़िंदगियों पर पड़ता है जो एग्रीकल्चर से अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। बिसाइड्स द ह्यूमन लिव्स लॉस्ट, इंसानों की ज़िंदगी खराब होने के साथ साथ अ ह्यूज नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक आर लॉस्ट एज वेल, बहुत सारे लाइफ स्टॉक को भी नुकसान पहुंचता है, जो जानवर होते हैं उन सभी को, पशु पक्षी होते हैं। लार्ज पार्ट्स ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र आर फ्लडेड, किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग सम ऑफ द एंडेंजर्ड वन हॉर्न्ड राइनोसोरसेस फाउंड देयर। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ब्रह्मपुत्र के साउदर्न बैंक पर, उसके भी बहुत सारा पार्ट फ्लडेड हो जाता है, जिससे, और वो नेशनल पार्क में जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं वो भी मर जाते हैं, और उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं एनिमल्स जो वन हॉर्न राइनासोरस है, वहाँ पर ही मिलता है, सिर्फ वो वहीं पर देखने को मिलता है उसी काजीरंगा नेशनल पार्क में, वो भी कई बार मर जाते हैं। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो आसाम के सदर्न बैंक पर है, ब्रह्मपुत्र, आसाम में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके सदर्न बैंक पर है काजीरंगा नेशनल पार्क, तो उसमें भी फ्लड आ जाता है उसकी वजह से, जिससे हज़ारों वाइल्ड एनिमल्स भी मर जाते हैं और साथ साथ जो बहुत एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है वन हॉर्न राइनोसोरसेस की जो वहीं पर मिलती है, उससे वो जानवर भी मर जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज आर डिस्ट्रॉयड और डैमेज, लीविंग मैनी पीपल होमलेस, बहुत सारे घर भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिससे बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं। रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज एंड पावर लाइंस आर डैमेज, ये सब भी डैमेज हो जाते हैं। देयर बाय डिसरप्टिंग कम्युनिकेशन एंड हैम्परिंग रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क, जिसकी वजह से जब रोड, ब्रिजेस, रेलवेज और पावर लाइंस डैमेज हो जाती हैं, इसकी वजह से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, और जो रेस्क्यू वर्क चलता है इस टाइम पर, जो रिलीफ लोगों को पहुंचाने के लिए काम चलता है, वो भी हैम्पर हो जाता है, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फार्मलैंड आर फ्लडेड, डिस्ट्रॉइंग स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड रॉबिंग दी फार्मर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। फार्म लैंड के बड़े बड़े जो एरियाज होते हैं वो भी फ्लडेड हो जाते हैं, जिससे जो भी स्टैंडिंग क्रॉप्स होती हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और फार्मर्स की जो लाइवलीहुड है उस पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वर्स स्टिल, इससे बुरा और क्या होता है, लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फार्मलैंड आर स्वेलोड अप बाय द रिवर एवरी ईयर ड्यू टू बैंक इरोजन। बैंक इरोजन यानी कि किनारा पर इरोजन होने की वजह से क्या होता है, हर साल
जो लार्ज स्ट्रेचेस होते हैं ना फार्म लैंड के, वो भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसने इतना बुरा प्रभाव पड़ता है। आसाम फ्लड्स हुए थे 2012 में, उसके बारे में यहाँ पर छोटा सा बताया हुआ है। द फ्लड्स ऑफ ब्रह्मपुत्र बिटवीन जून एंड अक्टूबर 2012 अफेक्टेड मोर देन 600 विलेजेस इन आसाम। जो ब्रह्मपुत्र में फ्लड्स आते हैं जून एंड अक्टूबर के बीच में आया था एक बार 2012 में, जिसकी वजह से आसाम में 600 से ज़्यादा विलेजेस पर उसका प्रभाव पड़ा था उस फ्लड्स का। ठीक है, मोर देन 100 पीपल डाइड इन फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स एंड मिलियंस वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स। तो जब ये 2012 में ये फ्लड आया था, उसकी वजह से 100 से भी ज़्यादा लोग फ्लड में मर गए, इस लैंडस्लाइड्स की वजह से मर गए, और मिलियंस लोगों को, अरबों खरबों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। देयर वॉज अ ह्यूज लॉस ऑफ फार्म एनिमल्स को भी बहुत नुकसान पहुंचा था। एंड मोर देन 500 वाइल्ड एनिमल्स डाइड इन दी काजीरंगा नेशनल पार्क इंक्लूडिंग 13 राइनोज। समझ रहे हो, फार्म एनिमल्स को भी बहुत नुकसान पहुंचा, और 500 से ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स जो आपके काजीरंगा नेशनल पार्क में मर गए थे, और उसमें आपके उन 500 एनिमल्स में 13 राइनोज भी थे। अभी बताया ना, काजीरंगा नेशनल पार्क में ही मिलते हैं वो 13 राइनोज। कौन से, वन हॉर्न जो होते हैं जिनका एक ही सींग होता है, वो वाले राइनोज जो मिलते हैं, उनमें 13 उस फ्लड में मर गए थे। अब ये तो हमने पढ़ लिया फ्लड्स इन आसाम। अब अर्थक्वेक इन नेपाल में अर्थक्वेक आया था 2015 में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पावरफुल अर्थक्वेक स्ट्रक नेपाल ऑन 25 अप्रैल 2015। एक बहुत ताकतवर अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था नेपाल में 25 अप्रैल 2015 को आया था। इट्स मैग्नीट्यूड वाज अबाउट 7.8, उसका जो मैग्नीट्यूड था वो 7.8 था। एंड द मर्कैली इंटेंसिटी इन द वर्स्ट अफेक्टेड प्लेसेस वाज अबाउट 9। मर्कैली इंटेंसिटी टेबल पढ़ी थी ना हमने लास्ट लेक्चर में, तो वही बता रखा है। मर्कैली इंटेंसिटी ने ये भी मेजर किया कि जो 9 मतलब बहुत ज़्यादा जो प्लेसेस अफेक्ट हुए, इसकी डिग्री थी 9, इंडिकेटिंग कंसिडरेबल डैमेज टू वेल बिल्ड स्ट्रक्चर्स। और उसमें उसने 9th जो शो करता है वो ये शो करता है कि बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था वेल बिल्ड स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, द अर्थक्वेक कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन। अर्थक्वेक की वजह से बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुआ था, एंड ह्यूज लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी इन नेपाल। और नेपाल में लाइव्स और प्रॉपर्टी का भी बहुत नुकसान हुआ था। इट्स इफेक्ट्स वर ऑल्सो फेल्ट इन द नाइबरिंग रीजन्स ऑफ इंडिया, चाइना, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था ना, उसका इफेक्ट जो है वो आसपास के पड़ोसी एरियाज में भी देखने को मिला, जैसे इंडिया में, चाइना में, बांग्लादेश और पाकिस्तान में इसका इफेक्ट देखने को मिला। कॉजेज क्या थे, क्यों आया ये? नेपाल इज अ माउंटेनियस कंट्री लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ऑफ इंडिया विद द हिमालयाज पासिंग थ्रू इट। नेपाल एक बहुत पहाड़ी वाली कंट्री है जहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ हैं, और वो इंडिया के नॉर्थ में लोकेटेड है। ठीक है, और उसमें वहाँ से हिमालयाज भी पास होते हैं। द हिमालयन रीजन लाइज अलॉन्ग द बाउंड्री बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, द इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट। क्या बोल रहा है, हिमालयन रीजन जो है, हिमालयन एरिया जो है वो अर्थ क्रस्ट की 2 प्लेट्स होती हैं, उसकी बाउंड्री के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो वो है आपकी इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। हियर द इंडियन प्लेट इज सिंकिंग स्लोली बिलो द यूरेशियन प्लेट। यहाँ पर क्या है, इंडियन प्लेट जो है वो धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के नीचे सिंक कर रही है, कॉजिंग द हिमालयाज टू फोल्ड एंड राइज फर्दर, जिसकी वजह से हिमालयाज और ज़्यादा फोल्ड हो रहे हैं और राइज हो रहे हैं। दिस कॉजेज फ्रीक्वेंट अर्थ मूवमेंट्स अलॉन्ग दिस बाउंड्री, जिसकी ये जो फोल्ड एंड राइज हो रहा है, इसकी वजह से फ्रीक्वेंट अर्थ मूवमेंट होता है उसकी बाउंड्री पर, और इसलिए इस रीजन को हम अर्थक्वेक प्रोन जोन बोलते हैं। इफ़ यू लुक एट दी मैप ऑफ इंडियन फिगर 5.1, आपको फिगर 5.1 में एक मैप ऑफ इंडिया शो किया हुआ है, वहाँ पर दिखा रहा है शोइंग अर्थक्वेक प्रोन जोन्स, वहाँ पर अर्थक्वेक प्रोन जोन्स दिखाए हुए हैं। यू विल सी दैट द एरियाज बॉर्डरिंग नेपाल आर मार्क्ड एज हाई रिस्क। आप ये देखेंगे कि नेपाल के बॉर्डरिंग एरियाज जो हैं उन्हें हाई रिस्क एरियाज मार्क किया हुआ है। द अर्थक्वेक ऑफ 2015 वाज द रिजल्ट ऑफ एन अर्थ मूवमेंट अलोंग द प्लेट बाउंड्री। तो 2015 में जो अर्थक्वेक आया था वो इसी वजह से आया था क्योंकि अर्थ का मूवमेंट हुआ था अलोंग दी प्लेट बाउंड्री। प्लेट्स जो बताई थी ना दोनों, उनकी बाउंड्री पर जो भी मूवमेंट हुआ था उसकी वजह से 2015 में नेपाल में बहुत भयंकर क्या आया था, अर्थक्वेक आया था। अब इसके इफेक्ट्स देख लेते हैं क्या प्रभाव पड़ा। द अर्थक्वेक हैड इट्स एपिसेंटर नियर काठमांडू, द कैपिटल ऑफ नेपाल। अर्थक्वेक का मेन एरिया कहाँ पर था जिसका इफेक्ट पड़ा? काठमांडू में पड़ा था, जो कि नेपाल की कैपिटल है। इट वॉज फॉलोड बाय न्यूमरस आफ्टर शॉक्स विच कंटिन्यूड फॉर वीक्स। और जो एक मेन आया था उसके बाद कुछ हफ्तों तक बहुत सारे आफ्टर शॉक्स महसूस करने को मिले। ठीक है, नेपालियंस को, काठमांडू में जो लोग रहते थे उन लोगों को। सम ऑफ दीज आफ्टर शॉक्स, इसमें से कुछ आफ्टर शॉक्स तो ऐसे थे, स्पेशली
1 on 12 मई वेरी पावरफुल, कॉजिंग फर्दर डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ। जो ये जो आफ्टर शॉक्स देखने को महसूस करने को मिल रहे थे, और स्पेशली एक 12 मई को आया था जो बहुत ज़्यादा पावरफुल आफ्टर शॉक था। आफ्टर शॉक मीन्स क्या होता है, जो मेन आपका अर्थक्वेक आया उसके बाद भी कुछ झटके उन्होंने महसूस किए। तो 12 मई को भी एक ऐसा झटका आया वो जो इतना पावरफुल था जिससे और ज़्यादा नुकसान पहुंचा और बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा। द अर्थक्वेक एंड इट्स आफ्टर शॉक्स किल्ड नियरली 9,000 पीपल एंड इंजर्ड मोर देन 20,000। अर्थक्वेक और उसके जो आफ्टर शॉक्स हुए थे उसकी वजह से 9,000 लोग मरे थे, है ना, और 20,000 से ज़्यादा लोगों को चोट पहुंची थी। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स वर लेफ्ट होमलेस, हज़ारों लोग तो बेघर हो गए थे। कैपिटल काठमांडू एंड इट्स सराउंडिंग्स वर सीवियरली डैमेज। जो कैपिटल काठमांडू है उसके आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, उस एरिया को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। सेवरल हेरिटेज बिल्डिंग्स इन द एरिया लाइक द फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल वॉज डैमेज एज वेल। और बहुत सारी जो हेरिटेज बिल्डिंग्स होती हैं, ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उस एरिया में, जैसे आपका फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल है वहाँ पर, वो भी डैमेज हो गया था। सम ऑफ द आफ्टर शॉक्स लेड टू लैंडस्लाइड्स एंड मेड एवलांचेस डिसेंड फ्रॉम द माउंटेन्स इनटू वैलीज बिलो, कॉजिंग डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। कुछ आफ्टर शॉक्स की वजह से लैंडस्लाइड हुआ था। और जो एवलांचेस होते हैं, एवलांचेस क्या होते हैं अभी बताऊंगी। एवलांचेस भी आपके सरककर माउंटेन से वैलीज में आ गए थे, जिससे डेथ और डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत ज़्यादा मौत भी हुई थी और नुकसान भी पहुंचा था। अब एवलांच क्या होता है, एवलांच इज एन इनॉर्मस मास ऑफ आइस एंड रॉक मूविंग डाउन अ स्लोप। एक बड़ा सा मास, एक बड़ा सा पीस आइस का और रॉक का जो एक स्लोप से नीचे आ जाता है सरक कर, उसे एवेलेंच बोलते हैं। एन एवेलेंच ऑन माउंट एवरेस्ट किल्ड एटलीस्ट 18 माउंटेनियर्स एंड लेफ्ट मैनी अदर्स इंजर्ड। माउंट एवरेस्ट का एक एवेलेंच जो था वो सरक कर नीचे आया, जिसकी वजह से 18 जो पर्वतारोही थे, माउंटेनियर्स थे, वो मर गए और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए थे। नेपाल इज़ अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट ट्रैकर्स एंड क्लाइंबर्स विजिटिंग द हिमालयस। नेपाल एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए, ट्रैकर्स के लिए जो ट्रैकिंग करते हैं, और क्लाइंबर्स के लिए भी जो हिमालयाज में आते हैं। नेपाल्स टूरिज्म इंडस्ट्री वॉज बैडली अफेक्टेड एज द अर्थक्वेक किल्ड इंजर्ड एंड स्ट्रैंडेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। ये अर्थक्वेक आने की वजह से नेपाल का जो टूरिज्म इंडस्ट्री था उस पर भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से लोग मरे भी थे, चोट भी पहुंची थी और बहुत सारे टूरिस्ट जो थे वहाँ पर फंस गए थे। तो ये था आपका अर्थक्वेक इन नेपाल। अब पढ़ते हैं ऑयल स्पिल्स इन कोस्टल यूएसए। कोस्टल यूएसए में ऑयल स्पिल हुआ था। अभी ऑयल स्पिल क्या होता है ये हम पढ़ते हैं। An oil spill refers to the accidental release of a large quantity of oil into the environment due to human activities. ऑयल स्पिल क्या होता है पहले ये समझते हैं। ये होता है एक्सीडेंटल रिलीज, गलती से कुछ रिलीज हो जाना। क्या रिलीज हो जाना? लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल, ऑयल की लार्ज क्वांटिटी इन्वायरमेंट में ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, तो उसे हम बोलते हैं ऑयल स्पिल। It generally refers to the release of oil into a large water body like an ocean or a sea. Through oil spills can happen on land as well. इसका यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले ऑयल स्पिल्स इन कोस्टल यूएसए, तो यहाँ पर इसका मेनली मीनिंग है कि ऑयल का रिलीज हो जाना एक बड़ी सी वाटर बॉडी में जैसे ओशियन या सी। लेकिन ऑयल स्पिल्स जो है वो आपके लैंड पर भी हो सकते हैं। ओके आगे पढ़ते हैं इसके कॉजेज क्या थे, किस वजह से हुआ। देयर आर सेवरल ऑयल स्पिल्स एवरी ईयर। हर साल बहुत सारे ऑयल स्पिल्स होते हैं। एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग शिप्स कैरिंग ऑयल, spillage while loading and unloading, and leakage from offshore oil wells due to human error or the failure of equipment are common causes. ये जो ऑयल स्पिल होता है वो किस वजह से होता है? जो शिप्स कैरी करती है ऑयल, ठीक है, शिप्स जो ऑयल ले जाने का करने का काम करती है उनके वजह से, या फिर स्पिलेज वाइल लोडिंग एंड अनलोडिंग, जब ऑयल को लोड अनलोड करते हैं उसकी वजह से कुछ बिखर जाता है जैसे, है ना, या ऑफशोर ऑयल वेल्स जो होते हैं उनसे लीकेज हो जाना क्योंकि ह्यूमंस ने कुछ गलती हो गई उनकी वजह से, या फिर इक्विपमेंट फेल हो गया, कोई जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो वो लीक हो गया या कुछ खराब हो गया। तो ये मेन कॉजेज होते हैं ऑयल स्पिल्स के। सम ऑफ द वर्स्ट ऑयल स्पिल्स हैव अकर्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ यूएसए। कुछ बहुत बुरे ऑयल स्पिल्स हुए थे जो यूएसए के कोस्ट पर हुए थे। द एक्सॉन वेल्डेस ऑयल स्पिल ऑफ 1989, एक्सॉन वेल्डेस ऑयल स्पिल हुआ था 1989 में, एंड डीप वाटर हॉरिजन ऑयल स्पिल हुआ था 2010, जो इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके अब पढ़ते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ा। द लेयर ऑफ ऑयल दैट फ्लोट्स ऑन दी वाटर कवरिंग अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड एन ऑयल स्लिक। अब ये ऑयल स्लिक क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पढ़ना है। ऑयल की वो लेयर जो वाटर पर फ्लोट करती है और बहुत सारे एरिया को कवर कर लेती है, उस लेयर को हम बोलते हैं ऑयल स्लिक। इट कैन स्प्रेड क्विकली ओवर वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ विंड्स एंड वाटर करंट्स एंड कैन ऑल्सो कवर बीचेस। ये जो ऑयल स्लिक होता है, यानी कि जब ऑयल स्पिल हो जाता है
तो ये स्प्रेड हो जाता है बहुत जल्दी वाटर में, अगर विंड्स हो, वाटर करंट प्रेजेंट हो आपके पास वहाँ पर एनवायरनमेंट में, और वो बीचेस को भी कवर कर सकता है ये ऑयल स्लिक। ऑयल पॉल्यूट्स वाटर एंड सॉइल, ऑयल जो है वो वाटर और सॉइल दोनों को पॉल्यूट करता है। ऑयल स्लिक इज अ फायर हजार्ड, इससे फायर लगने का भी खतरा रहता है। इट कैन कैच फायर एंड बर्न, ठीक है, आग पकड़ सकता है और जल भी सकता है। प्रोड्यूसिंग स्मोक एंड पॉल्यूटिंग द एयर, जिससे स्मोक प्रोड्यूस होता है और एयर पॉल्यूटेड हो जाती है। ऑयल स्लिक्स कैन किल वाटर बर्ड्स एंड एनिमल्स, ऑयल स्लिक की वजह से वाटर बर्ड्स जो होते हैं, वाटर एनिमल्स जो होते हैं वो मर सकते हैं, और दूसरे मरीन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं आपके जो वाटर में रहते हैं उन वो भी मर सकते हैं। दे कैन सीवियरली अफेक्ट कोस्टल फिशिंग एंड फिशरीज एंड कीप अवे टूरिस्ट, और ऑयल स्लिक की वजह से जो कोस्टल फिशिंग लोग करते हैं, फिशरीज को पकड़ते हैं, जो फिशरीज होते हैं उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और टूरिस्ट भी दूर रहते हैं। ऑल दिस ग्रेटली हार्म्स द इकोनॉमी ऑफ द अफेक्टेड कोस्टल एरियाज, और इन सभी की वजह से जो कोस्टल एरियाज की इकोनॉमी होती है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्लीनिंग अप ऑफ द मैस इज डिफिकल्ट एंड मे टेक मंथ्स और इवन ईयर्स। अब ये सब ऑयल स्लिक को क्लियर करने में ना, साफ करने में बहुत टाइम लगता है, महीनों भी लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं और बहुत डिफिकल्ट भी है। अब ये 2 केस स्टडीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे ऑयल स्पिल्स जो हमने एग्जांपल्स देखे थे। इससे पहले एक्सॉन वेल्डेज ऑयल स्पिल 1989, तो ये हम पढ़ते हैं एक्सॉन वेल्डेज ऑयल स्पिल 1989। ऑन 24 मार्च 1989 में एक शिप है जिसका नाम था एक्सॉन वेल्डेज, अ ह्यूज ऑयल टैंकर, ये एक बहुत बड़ा ऑयल टैंकर है, एक्सीडेंटली रैन aground on a reef in Prince William Sound, an inlet of the Pacific Ocean on the coast of Alaska। तो ये जो ऑयल टैंकर था वो एक्सीडेंटली, अचानक से वो कहाँ चला जाता है, रीफ पर चला जाता है जो है आपका प्रिंस विलियम साउंड पर, और ये रीफ क्या है आपका पैसिफिक ओशियन का इनलेट है, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ, इट स्पिल्ड अबाउट 4 करोड़ 10 लाख लीटर्स ऑफ पेट्रोलियम कॉजिंग एन ऑयल स्पिल, और वहाँ पर क्या होता है एक्सीडेंटली 4 करोड़ 10 लाख लीटर्स जो पेट्रोलियम था वो वहाँ पर फैल जाता है, कॉजिंग एन ऑयल स्लिक, जिससे ऑयल स्लिक हुआ, विच अफेक्टेड अबाउट 2100 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन, जो पूरे एकदम 2100 किलोमीटर्स तक फैल गया, और अबाउट 28,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ओशियन तक वो फैल गया। इट किल्ड अ ह्यूज नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग अबाउट 250,000 सी बर्ड्स, नियरली 3,000 सी ऑटर्स एंड एन अननोन नंबर ऑफ फिश, ठीक है। ये ऑयल स्लिक होने की वजह से बहुत सारे एनिमल्स मर गए, उसमें भी आपके 2,50,000 सी बर्ड्स थे और अबाउट 3,000 उसमें सी ऑटर्स थे, और अननोन नंबर फिशेस के उसमें मर गए। ह्यूज नंबर्स ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लैंक्टन, बैक्टीरिया एंड फंजाई वर ऑल्सो किल्ड बाय द केमिकल्स एंड हॉट वाटर यूज्ड टू डिस्पर्स द ऑयल ड्यूरिंग द क्लीन अप एफर्ट। बहुत सारे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हमारे उसमें वाटर में मिलते हैं, सी वाटर वगैरह में, जैसे आपका प्लैंक्टन, बैक्टीरिया और फंजाई, वो भी मर गए थे केमिकल्स की वजह से, और जो हॉट वाटर यूज़ किया गया था उस ऑयल को क्लीन करने के लिए, वो ऑयल को डिस्पर्स करने के लिए, ऑयल हटाने के लिए वो जो हॉट वाटर केमिकल्स का यूज़ किया गया उसकी वजह से भी कुछ ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचा था। फिशिंग एंड टूरिज्म इन द एरिया वर बैडली अफेक्टेड, और ये इसकी वजह से उस एरिया में जो भी फिशिंग का काम था और टूरिज्म का काम था ना वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा उस पर उसका। दिस डिजास्टर लेड टू द फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशंस टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ सच इंसिडेंट्स। इस डिजास्टर की वजह से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए गए, बनाए गए, ताकि ये एक्सीडेंट फिर से ना हो। इवन आफ्टर एक्सटेंसिव क्लीन अप ऑपरेशंस एंड द पैसेज ऑफ मैनी ईयर्स सम अमाउंट ऑफ ऑयल स्टिल रिमेन्ड ऑन द बीचेस, और इतना एक्सटेंसिव, इतना गहरा क्लीन अप ऑपरेशन करने के बाद भी और इतने साल गुजरने के बाद भी कुछ ना कुछ ऑयल अब भी आपका उन बीचेस पर देखा जा सकता है। तो ये हमने पहला वाला एग्जांपल पढ़ लिया। दूसरा था आपका डीप वाटर हॉरिजन ऑयल स्पिल 2010। ऑन 20 अप्रैल 2010 को अ गैस एक्सप्लोजन अकर्ड एट द डीप वाटर हॉरिजन, अ ड्रिलिंग रिग इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए। 20 अप्रैल 2010 को एक गैस एक्सप्लोजन हुआ था डीप वाटर हॉरिजन पे, ठीक है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको में हुआ था जो आपके यूएसए के ईस्टर्न कोस्ट पर है। ड्रिलिंग रिग क्या होता है अभी, इट इज़ अ स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर होता है फॉर हाउसिंग इक्विपमेंट के लिए, विच इज़ यूज फॉर मेकिंग डीप होल्स इन दी अर्थ क्रस्ट, जिसका यूज़ किया जाता है अर्थ के क्रस्ट में गहरे होल्स बनाने के लिए, टू ब्रिंग अप थिंग्स लाइक ऑयल एंड वाटर फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, ठीक है। ड्रिलिंग रिग क्या होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है हाउसिंग इक्विपमेंट के लिए, जिसका यूज़ किया जाता है अर्थ के क्रस्ट में गहरे गहरे गड्ढे करने के लिए, डीप होल्स बनाने के लिए, ताकि जो ऑयल और वाटर है अंडरग्राउंड से लाया जा सके, ठीक है।
द फायर आफ्टर द एक्सप्लोजन, वो एक्सप्लोजन गैस लीक होने के बाद फायर लग गई जिससे डीप वाटर हॉरिजन जो था वो सिंक हो गया था, डूब गया था 22 अप्रैल को। ओके, देयर आफ्टर एन ऑयल स्लिक बिगेन टू स्प्रेड फ्रॉम वेयर द रिग हैड बीन, जहाँ पर वो गड्ढा बनाया गया था उसकी वजह से ऑयल स्लिक फैल गया था सारे में। समझ रहे हो? दिस एक्सप्लोजन किल्ड 11 पीपल एंड इंजर्ड 17 अदर्स। इस एक्सप्लोजन की वजह से 11 लोग मरे और 17 लोगों को चोट लगी। द फ्लो ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम द साइट कुड बी कंट्रोल्ड ओनली इन सेप्टेम्बर व्हेन द वेल होल वॉज सील्ड। क्या बोल रहा है? ये जो पेट्रोलियम का फ्लो था ना उस एरिया से तभी कंट्रोल हुआ सिर्फ सितंबर में, क्योंकि उस सितंबर में आते आते क्या हुआ, वो वेल जो था, वो जो होल बनाया गया था वो सील हो गया था। और उसके बाद अबाउट 78 crore liters had flowed into the surrounding waters and minor leakages continued to be reported for years afterwards। ठीक है, जब भी वो होल सील हो गया था उसके बाद भी 78 करोड़ लीटर्स फ्लो किया गया सराउंडिंग वाटर्स में, और माइनर लीकेजेस भी बार बार, मतलब शिकायतें आ रही थी कि माइनर लीकेज भी है वहां पर। दिस ऑयल स्लिक अफेक्टेड अबाउट 1,80,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ ओशियन एंड अबाउट 1770 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन। इस ऑयल स्लिक की वजह से 1,80,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ओशियन पर बुरा प्रभाव पड़ा और अबाउट 1770 किलोमीटर्स कोस्ट लाइन भी खराब हो गई थी। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स हैव डाइड ड्यू टू डायरेक्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोजर। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स जो थे वो भी मर गए थे क्योंकि वो इस ऑयल स्लिक के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थे या फिर उनको लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखने को मिले। ठीक है, द डीप वाटर हॉरिजन ऑयल रिग। ठीक है, देखो कितना बुरा पॉल्यूशन वगैरह फैल रहा है ना, क्योंकि वो लोग, वो जो एनिमल्स थे बहुत लंबे टाइम तक ऑयल के कांटेक्ट में थे, केमिकल डिस्पर्जेंट्स किए गए, दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में थे, इसलिए उन्हें भी नुकसान पहुंचा। ब्राउन पेलिकन्स, डॉल्फिन्स एंड सी टर्टल्स वर अमंग दी वर्स्ट अफेक्टेड। बहुत ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा वो ब्राउन पेलिकन्स, डॉल्फिन्स एंड सी टर्टल्स को पहुंचा। सेवरल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फिशिंग एंड टूरिज्म सफर्ड हैवी लॉसेज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे फिशिंग इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हुआ। एंड देयर वॉज अ टेम्परेरी बैन ऑन ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग, और एक कुछ टाइम के लिए एक बैन लगा दिया गया ताकि ऑयल ड्रिलिंग वहां पर ना करी जाए। द डिजास्टर प्रॉम्प्टेड स्ट्रॉन्ग पब्लिक प्रोटेस्ट एंड लेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेगुलेशंस टू प्रिवेंट ऑयल स्पिल्स। ये वाला डिजास्टर होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने विद्रोह करना, पब्लिक प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिए और रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस को और स्ट्रेंथन किया गया और मजबूत किया गया ताकि ये ऑयल स्पिल्स आगे फिर से ना हो। मासिव क्लीन अप ऑपरेशन वॉज कैरीड आउट। बहुत बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन चलाया गया था, बट अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ऑयल स्टिल रिमेन्ड इन दी वाटर ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन करने के बावजूद भी बहुत सारा अमाउंट जो था ऑयल का वो उस वाटर में था। किसके वाटर में? गल्फ ऑफ मैक्सिको के वाटर में। एंड ऑयल एंड तार बॉल्स कंटिन्यूड टू वॉश अप ऑन इट्स बीचेस फॉर ईयर्स आफ्टरवर्ड्स। और उसके बाद भी बहुत सालों तक ऑयल और तार के बॉल्स जो है ना वो अभी बीचेस पर क्या करते रहते हैं? तैरते रहते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। जल्दी से हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए जब सबसे पहले आप कर लेते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज में सबसे पहले आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंड मेजरिंग द वाइब्रेशंस ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड एंड मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ। द डैश स्केल मेजर्स द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के दौरान जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसे मेजर करने के लिए हम कौन सा स्केल यूज करते हैं? रिचर स्केल। वाइल द डैश स्केल इज यूज टू रेट द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के इफेक्ट को रेटिंग देने के लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं हम? मॉडिफाइड मर्कैली इंटेंसिटी स्केल। ओके, अर्थक्वेक्स ऑन सी फ्लोर्स कैन कॉज ह्यूज वेव्स कॉल्ड। सी फ्लोर्स पर जो अर्थक्वेक आते हैं उसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, उन लहरों को हम क्या बोलते हैं? सुनामीज। फ्लड्स कॉज्ड बाय द ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर्स आर कॉल्ड डैश फ्लड्स। वो फ्लड्स जो रिवर्स के ओवरफ्लो होने की वजह से होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिवरीन फ्लड्स। द डैश कोस्ट ऑफ इंडिया इज द मोस्ट साइक्लोन प्रोन रीजन। इंडिया का कौन सा कोस्ट ऐसा है जो ज़्यादा साइक्लोन प्रोन माना जाता है कि वहाँ पर ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं? वो है आपका ईस्टर्न कोस्ट। अ डैश इज अ हाई वॉल ऑफ वाटर पुश्ड ऑन टू द शोर बाय स्टॉर्म विंड्स। ये आपका हाई वॉल ऑफ वाटर होती है, वाटर की बहुत ऊंची सी दीवार सी होती है, ठीक है, जिसे किनारे पर ढकेल दिया जाता है स्टॉर्म विंड्स के द्वारा, तो हम बोलते हैं स्टॉर्म सर्ज। चैप्टर में पढ़ाया था, ध्यान से देखना इसके सारे पार्ट्स। अ डैश इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर कॉज्ड बाय अ लॉन्ग स्पेल ऑफ एबनॉर्मली लो रेन। ये एक एक्यूट शॉर्टेज होती है वाटर की जो लॉन्ग स्पेल ऑफ मतलब एबनॉर्मल लो रेन होने की वजह से
ये एक्यूट शॉर्टेज हो जाती है वाटर की, इसे हम बोलते हैं ड्रॉट, यानी कि सूखा पड़ जाना। डैश शुड नेवर बी यूज टू पुट आउट एन इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए वाटर हमें यूज नहीं करना चाहिए कभी भी। मैनी वाइल्ड एनिमल्स इन द डैश नेशनल पार्क इन असम आर किल्ड बाय फ्लड्स एवरी ईयर। असम में कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हर साल फ्लड्स की वजह से मर जाते हैं? वो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। द डैश ऑयल स्पिल अकर्ड इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको में कौन सा ऑयल स्पिल हुआ था? डीप वाटर हॉरिजन ऑयल स्पिल हुआ था, जो अभी हमने पढ़ा था। अब हम करते हैं इसकी मैचिंग्स। भोपाल गैस लीकेज हुआ था, नेपाल अर्थक्वेक आया था, ब्रह्मपुत्र वैली फ्लड, चर्नोबाइल न्यूक्लियर एक्सीडेंट था ये आपका, प्रिंस विलियम साउंड क्या है ये आपका ऑयल स्पिल, ओडिशा कोस्ट साइक्लोन, राजस्थान रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुई थी वहां पर। अब हम कर लेते हैं इसके चूज दी करेक्ट ऑप्शन, जिसमें सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड डिजास्टर, इनमें से कौन सा आपका मैन मेड डिजास्टर नहीं है? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, साइक्लोन, रोड एक्सीडेंट। तो साइक्लोन आपका मैन मेड नहीं है, ये आपका नेचुरल डिजास्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हजार्ड, इनमें से कौन सा एक हजार्ड है, नुकसान डिजास्टर का कॉज है? अर्थक्वेक, रिवर, स्टॉर्म, फ्लड। तो रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अर्थक्वेक्स इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट अर्थक्वेक के लिए इनकरेक्ट है? अर्थक्वेक्स यूजुअली अकर्ड एट द मार्जिन्स ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स, पढ़ाया था ये तो, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के मार्जिन्स पर होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक्स में बी कॉज बाय वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से भी हो सकते हैं, ये भी सही है। अर्थक्वेक्स में कॉज बिल्डिंग्स कोलैप्स, फायर्स, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज, अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग्स गिर सकती हैं, फायर्स हो सकते हैं, फ्लड्स हो सकते हैं, लैंडस्लाइड, सुनामीज ये सब हो सकते हैं, ये भी सही है। एपिसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक यूजुअली सफर्स मिनिमम डैमेज, अब ये बोल रहा है अर्थक्वेक के एपिसेंटर पे मिनिमम डैमेज होता है, ये गलत है, मैक्सिमम डैमेज होता है। तो अर्थक्वेक के बारे में डी वाला आपका गलत है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, इनमें से कौन सा एक ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं है? टाइफून, हरिकेन, विली विली, सुनामी। तो सुनामी, ठीक है, ये सभी साइक्लोन के नेम है, सुनामी अलग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, इनमें से कौन सा किसकी वजह से ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो सकता है, ग्राउंड वाटर और कम हो सकता है? ड्रॉट्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स। तो ड्रॉट्स, ठीक है, सूखा जब पड़ जाएगा तो और ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज होगा ना, तो उससे और डिप्लीशन हो जाएगा ग्राउंड वाटर का। व्हेन अ डिजास्टर स्ट्राइक्स द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स आर, जब डिजास्टर आता है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर कौन होते हैं? फर्स्ट किसे रिस्पॉन्स करना पड़ता है? गवर्नमेंट एजेंसीज, सिविल सोसाइटीज, विक्टिम्स देमसेल्व्स, इंटरनेशनल एजेंसीज। तो विक्टिम्स देमसेल्व्स, जो वहां पर फंसे हुए हैं, है ना, उन्हीं को तो सबसे पहले काम करना पड़ेगा खुद ही। अर्थक्वेक इन नेपाल इन 2015 वॉज कॉज्ड बाय, जो नेपाल में अर्थक्वेक आया था 2015 में, वो किस वजह से आया था? एवलांच की वजह से आया था, डैम ब्रेक हो जाने की वजह से आया था, प्लेट मूवमेंट की वजह से आया था, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से आया था? तो प्लेट मूवमेंट की वजह से आया था। व्हाट किल्ड क्लाइंबर्स ऑन माउंट एवरेस्ट ड्यूरिंग द अर्थक्वेक ऑफ 2015 इन नेपाल, 2015 में नेपाल में जो अर्थक्वेक आया था उसमें माउंट एवरेस्ट के जो क्लाइंबर्स थे वो क्यों मरे थे? एवलांच की वजह से, लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और स्टॉर्म की वजह से। तो एवलांच की वजह से। एक्सॉन वेल्डेज ऑयल स्पिल जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ऑफ द कोस्ट ऑफ मैक्सिको, ऑफ द कोस्ट ऑफ अलास्का, ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए, इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में तो आपका डीप वाटर हॉरिजन हुआ था, तो ये आपका आंसर है ऑफ द कोस्ट ऑफ अलास्का। नेक्स्ट एंड लास्ट है पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑयल कैन पॉल्यूट वाटर, सॉइल एंड एयर, ये हमने पढ़ा था। एंड ऑयल स्लिक इज अ फायर हजार्ड, ये भी पढ़ा था। ऑयल स्लिक्स कैन किल वाटर बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड अदर मैरीन ऑर्गेनिजम्स, ये भी पढ़ा था। ऑयल स्लिक्स आर नेचुरली डिस्पर्स्ड विद इन अ शॉर्ट टाइम, ऑयल स्लिक्स आपके डिस्पर्स हो जाते हैं इजीली शॉर्ट टाइम में ही, नहीं होते, उनके लिए तो बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम चलाना पड़ता है कि ऑयल स्लिक्स को क्लियर आउट कराया जाता है ना, तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। गाइज वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल complete the question answers of this chapter, and please stay tuned with us for more updates. Please press bell icon to get latest updates. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।